बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग संदीप। सर। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसको देखना है। मैंने जैसे कहा आज एशिया नीचे है, गिफ्ट निफ्टी हल्की सी गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। कच्चा तेल फिर से उछल गया है, सीज फायर को लेकर उल्लंघन की बातचीत है। लेबनान एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लेबनान उस सीज फायर में शामिल है या नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की बात है। ईरान कह रहा है कि हम विड्रॉ भी कर जाएंगे, इस बातचीत से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सर, इस एम्बिग्यूटी के बीच में ऐसे माहौल में फिर आज कैसा मूड माहौल मार्केट में रह सकता है और कैसे किसी को अप्रोच करना चाहिए जब एफआईआईज भी अभी भी सीज फायर होने के बावजूद भी बिकवाली कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखो संदीप, 2 हफ्ते का टाइम जो दिया है सीज फायर के लिए, अभी तो बातचीत होगी, बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा। मुझे लगता है कि देखिए दोनों साइड्स में थोड़ा सा स्टबननेस है, और ऐसा आप मान के चलिए कि कोई बातें ईरान मानेगा, कोई बातें यूएस मानेगा, और इतना इजी नहीं है ये सोल्यूशन के लिए, क्योंकि जिस तरीके के डिमांड्स ईरान ने रखे हैं और जिस प्रकार के डिमांड यूएस ने रखे हैं, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि इमीडिएटली उसका सोल्यूशन निकलेगा। थोड़ी डिस्कशन होगी। तो 10 अप्रैल का जो फर्स्ट मीटिंग है इस्लामाबाद में, आई थिंक वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या रवैया होता है। आज तो मार्केट डेफिनेटली नेगेटिव खुलेंगे, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज उन्होंने वापस बंद कर दिया है। इसका असर इमीडिएटली आपको क्रूड के प्राइसेस में देखने को मिला है। और कल की जो उछाल थी वो मेरे ख्याल से एक नी जर्क रिएक्शन था। देखिए इमीडिएटली जब खबर आई कि सीज फायर हो सकता है, 2 हफ्ते का टाइम ट्रम्प साहब ने दिया है, तो उसके बाद मार्केट को लगा कि शायद वॉर इमीडिएटली रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज शुरुआती सेशन में तो नेगेटिव खुलेगा, उसके बाद आफ्टरनून में यूरोपियन मार्केट्स खुलते हैं तो हमको देखना पड़ेगा। आज मार्केट्स में इंपॉर्टेंट चीज रहेगी टीसीएस के नंबर्स। आनंद राठी जैसी कंपनी है, वो भी नंबर्स रिपोर्ट करेगी। तो अभी मार्केट का ध्यान मेरे ख्याल से वापस अर्निंग्स पे आएगा। अगर अर्निंग्स अच्छी है तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से टीसीएस का नंबर आने के बाद एक अंदाजा आएगा इन्वेस्टर्स को कि आईटी मार्केट किस प्रकार से चल रहा है, क्या ग्रोथ कमेंट्री मैनेजमेंट देती है। तो मेरे ख्याल से ये फैक्टर आज ज्यादा प्ले आउट करेंगे। बिल्कुल, तो आज नतीजों के ऊपर ज़्यादा फोकस रह सकता है। 4 कंपनियों के नतीजे आज आने हैं, जिसमें टीसीएस है, जीएम ब्रेवरीज है, आनंद राठी वेल्थ है और एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है राजपूताना स्टेनलेस। इसके नंबर्स भी आज ही जारी होने हैं। तो ये नंबर्स काफ़ी हद तक निर्धारित करेंगे कि बाजार की आगे की चाल कैसी रह सकती है। लेकिन सर, अगर कैश मार्केट में देखें तो एफआईआईज ने ज़रूर अपनी थोड़ी सी पोजीशन कम की है बिकवाली की। वायदा बाजार की तरफ आए तो वो लगातार ऐसा मूड माहौल बना रहे हैं, सेट कर रहे हैं कि वायदा बाजार में अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो काट रहे हैं और लॉन्ग्स धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें कल सर तो 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी हुई है। इंडेक्स ऑप्शंस बेचे गए हैं 3,163 करोड़ रुपए के, और ये मैं आपको लॉन्ग शॉर्ट रेशो में बताता हूँ इसका असर क्या हुआ है। और स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे गए हैं 2-2,500 करोड़ रुपए के आसपास के। नेट करीब 4,500 करोड़ रुपए की खरीदारी है कल एफआईआईज की ओर से। और लॉन्ग शॉर्ट रेशो अगर आप देखेंगे ना, लॉन्ग पोजीशन जो है इंडेक्स में एफआईआईज की, वो 21% के पार पहुंचती हुई दिखी है। 79% के आसपास के शॉर्ट्स अब बस सिस्टम में बचे हैं इंडेक्स की जहां तक बात है। सर, कहां हम 13% 14% के आसपास थे 24 मार्च को, और आज ये आंकड़ा आप देखें तो बढ़कर 21% पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो एफआईआई सर धीरे धीरे सही लेकिन भारतीय बाजारों में लौट रहे हैं या फिर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट करके चलें कि आजकल में उनके कैश में भी बाइंग का नंबर आएगा? नहीं आएगा, लेकिन देखिए नॉर्मली जो एफआईआईज होते हैं वो बॉन्ड डील्स को देखते हैं। अभी भी बॉन्ड डील्स इतने ज्यादा गिरे नहीं है, तो मैं कहूंगा कि मेरे ख्याल से नतीजों का सीजन के बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत खरीदारी एफआईआईज करेंगे। और अच्छी बात है कि थोड़ा सा सेल ऑफ कम हो चुका है, लेकिन वो भी पूरी क्लैरिटी देखेंगे कि ये सीज फायर जो 15 दिन का है, 2 हफ्ते का, इसमें क्या प्रोग्रेस होता है। देखो संदीप, अगर ये प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है तो आपको बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई मामला अटकता है तो वापस मेरे ख्याल से मार्केट्स वोलेटाइल रहेगा। तो ये एफआई का जो फिगर है, ये मुझे नहीं लगता है कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए इमीडिएटली चेंज होगा। ये सोल्यूशन निकलने के बाद हो सकता है कि मार्केट का सेंटिमेंट बदले। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि एफआईआईज वेट एंड वॉच मूड में रहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए ये 2 वीक का जो समय है, इसमें बहुत सारा आर्ग्यूमेंट, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होने वाला है। और जैसे सभी को पता है, ईरान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, यूएस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। तो इतना आसान नहीं है कि जल्दी ये सोल्यूशन निकले। ठीक है, ओके। कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप? ये जो 10 अप्रैल में पहला दौर है बातचीत का, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? स्पेशली जिस तरह से ईरान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, या फिर जो 10 पॉइंट का उन्होंने प्लान दिया है या प्रपोजल दिया है जिसको यूएस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, आपको लगता है सर ये बातचीत सहमति में बदल जाएगी? देखिए मेरे ख्याल से वॉर का जो इशू है यूएस के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, और इस वॉर को अगर वे कंटिन्यू करते हैं
तो उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत भारी इफ़ेक्ट आएगा। तो मैं कहूँगा कि डेफ़िनेटली ईरान के लिए भी नुकसान है, यूएस के लिए भी प्रॉब्लम है। तो कहीं न कहीं ये दोनों कंट्रीज़ को पता है कि लंबा वॉर अगर चलता है, तो उनकी इकोनॉमीज़ के लिए बहुत खराब रहने वाला है। तो हम्म। कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ दोनों कंट्रीज़ करेंगे और देखना पड़ेगा कल के एंड ऑफ द डे में क्या मिनट्स आते हैं, क्या डिस्कशन होता है। पहले मीटिंग में लग तो नहीं रहा है कि कोई बड़ी आसानी से कोई एग्रीमेंट होगा। आई मीन मेरे ख्याल से इट विल बी द स्टार्ट ऑफ द टॉक, तो मार्केट उसको कॉशियसली रिस्पॉन्ड करेगा। सर, कल हम 24,000 का लेवल पार करके 24,000 के बेहद करीब बंद हुए थे। साइकोलॉजिकली देखें तो सर 22,182 जो हमारा लो था 2 तारीख का, यानी कि पिछले गुरुवार का वीकेंड, लंबे वीकेंड से पहले, उस 22,200 अगर आप राउंड फिगर पकड़ लें तो 22,200 से 24,000 तक का सफ़र सर हमने ऑलमोस्ट 1,800 पॉइंट की तेज़ी ऑलरेडी देख ली है। तो सर इसको ध्यान में रखते हुए और कल जो बातचीत शुरू होनी है उसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ से अगर किसी को एक पोजिशनल व्यू लेना है या फिर एक स्विंग ट्रेड की अगर वो प्लान करता है तो क्या व्यू होना चाहिए, क्या डायरेक्शन क्या होना चाहिए मार्केट में? नहीं, मेरे ख्याल से देखो, डायरेक्शन तो अभी कम से कम इन द शॉर्ट टर्म तो थोड़ा-सा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि देखिए सीज़ फायर का जब डिसीजन लिया है, तभी कम से कम 15 दिन के लिए तो कोई पैनिक सेल ऑफ आएगा नहीं। ठीक कम है। से कम इन दिनों में तो मार्केट उम्मीद रखेगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, जिनको पोजिशनल व्यू लेना है, तो मेरे ख्याल से अगर ऐसे आज के दिन में कोई डिप मिलता है, तो खरीदने की गुंजाइश करे, क्योंकि जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, मार्केट तेज़ी से भागेगा। और हम्म। अभी तो चाल चालू हो चुकी है, कल तो आपने सिर्फ एक रिएक्शन देखा है। तो हम्म। एक बार फाइनल सीज़ फायर होता है, सॉल्यूशन निकलता है, तो मार्केट्स इसको बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव मानेंगे। तो अभी तो फिलहाल कोई नेगेटिव सरप्राइज़ आएगा ऐसा लगता नहीं है। मैं कहूँगा कि ये 2 हफ्ते में मार्केट ऑब्वियसली जो अर्निंग सीज़न है, इसके ऊपर फोकस करेगा। और हम्म। ये मामला मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के बाद पता चलेगा कि मामला कहाँ तक प्रोग्रेस हो चुका है। हम्म। उसके बाद ही मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि ये जो सीज़ फायर का प्लान है, वो मटेरियलाइज़ होने वाला है। सर आप ना काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं और हो सकता है कि मैं थोड़ा आपको बेरिश साउंड करूं, लेकिन जो फैक्ट है ना वो यही है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 1,800 पॉइंट की तेज़ी ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी है। मोटा मोटी सही 7-8% के आसपास का मूव लो लेवल से ऑलरेडी निफ्टी में देखने को मिल चुका है। अब दिक्कत की बात यह ना सर, जैसे मैंने आपको कहा कि ईरान टच से मस होने को तैयार नहीं है, यूएस कह रहा है कि हम उनका जो 10 पॉइंट का प्लान है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है, लेबनान को लेके ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी है, कच्चा तेल ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया है। तो ये 3-4 या 5 चीज़ें ऐसी हैं सर, थोड़ा सा ना मन में आपके कहते हैं ना कि घबराहट पैदा करती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है सर कि ज़्यादातर जो पॉजिटिव्स अगर हैं वो मोर और लेस इन प्लेस हैं, यहाँ से नेगेटिव सरप्राइज की जो आशंका है ना वो ज़्यादा नज़र आती है। नहीं, बिल्कुल देखिए, कल का बाज़ार में आप अगर देखोगे, तो जिस प्रकार से तेज़ी हो गई है, देखिए बहुत जल्दी भी मार्केट भागा है। और हम्म। अभी सबसे बड़ी बात, मार्केट ये एज़्यूम कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मान के चलिए कि अगर ये मामला बिगड़ता है और सॉल्यूशन नहीं निकलता है 2 हफ्ते के बाद, तो फिर मेरे ख़्याल से वापस हम वही स्टेज पे आएँगे जो पहले थे। और मेरे ख़्याल से उसके बाद तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा ऐसा लगता नहीं है। तो देखिए, ये तो फाइनल प्लान है मार्केट, और हम सारे उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही निकलेगा। बट अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज़ आता है, तो गिरने की गुंजाइश ज़्यादा है, ये डेफ़िनेटली है, क्योंकि मार्केट अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे ही खड़ा है। जो नंबर्स भी आज आएँगे, मेरे ख़्याल से देखिए मार्केट इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि अभी भी जियोपॉलिटिकल कंडीशन थोड़ी-सी अनसर्टेन है। हम्म। ठीक है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अनसर्टन है, तो बहुत कीनली हमें ट्रैक करना होगा इन डेवलपमेंट्स को, ये जो सीज फायर को लेकर चल रहे हैं और कल की जो बातचीत है पीस डील को लेकर, वहाँ पर भी क्या निकल के सामने आता है। तो अगर आपका स्विंग ट्रेड का व्यू है तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ फिर अच्छी चीज़ें निकल के आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि बहुत तेज़ी से बाजार बहुत अच्छा चल चुका है। तो अगर कोई भी नेगेटिव सरप्राइज आता है या फिर कोई भी स्थिति बिगड़ने के इंडिकेशंस भी आते हैं ना, तो मार्केट में जो रिएक्शन है वो काफ़ी तीव्र हो सकता है। और प्लस सर आज हम गुरुवार के सेशन में हैं, आज का दिन तो चलिए जैसे तैसे निकल जाएगा, कल से घबराहट फिर से होने लगेगी वीकेंड में क्या हो जाएगा और इस टॉक्स में क्या निकल के सामने आएगा। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर है, पहले उन्हीं के ऊपर फोकस रहेगा। प्लस जैसे मैंने कहा कि आज टीसीएस के नंबर आने वाले हैं। हम्म। मान के चलिए कि टीसीएस थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिक साउंड करता है और कहीं न कहीं नंबर्स उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो हम्म। शायद पूरा आईटी पैक में आपको थोड़ा अच्छा पॉजिटिविटी दिख सकता है, क्योंकि देखिए ऊपरी लेवल से सारे आईटी स्टॉक्स को बुरी तरह से मार्केट ने पिटा है।
अंडर बिल्कुल। परफॉर्मिंग सेक्टर है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बन सकती है अगर प्रोवाइडेड टीसीएस थोड़ा सा नंबर्स उम्मीद से ज्यादा बेहतर दिखाता है। तो आई हम्म। थिंक ये वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स को फॉलो करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आज शाम को कॉन कॉल है, नंबर्स मार्केट के टाइम पे आएंगे, तो आई थिंक ये सब जो नंबर्स आएंगे इसका असर आपको मार्केट के सेंटिमेंट में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। कुछ घरेलू संकेतों की भी बातचीत कर लेते हैं। रुपया सर ये लगातार पॉजिटिव संकेत दे रहा है। कल भी आप देखिए तो 43 पैसे की मजबूती के साथ रुपया बंद हुआ है। कहाँ हम 95 का लेवल भी क्रॉस कर गए थे, अब हम 93 के नीचे डिसाइसिवली आ गए हैं सर। कल आप देखिए 93.01 के मुकाबले 92.58 पर हमारी क्लोजिंग हुई है। तो रुपया क्या इंडिकेट कर रहा है सर? ये क्या वॉर की वजह से ऐसा हुआ या फिर आरबीआई के एक्शंस को आप पॉलिसी को कल की ज़्यादा तवज्जो देंगे? नहीं, देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर इम्प्रूव होती है तो उसका असर इमीडिएटली करेंसी मार्केट पे आता है। और मेरे ख्याल से देखिए आरबीआई तो अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कंप्लीटली सुधरता है तो ये एफआई की बिकवाली है वो कम हो जाएगी। और जो अभी डॉलर कंट्री के बाहर जा रहे हैं वो अगर बंद होते हैं तो उसका भी डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट रुपया पे आएगा। तो यही मार्केट्स थोड़ा सा डिस्काउंट कर रहा है। मेरे ख्याल से देखिए इन द नियर टर्म 93, 93.5 ज्यादा से ज्यादा वहां तक रुपया जा सकता है। अभी लगता नहीं है कि कोई बड़ी गिरावट वैल्यू रुपए में आएगी। बट अगेन ये मार्केट थोड़ा फ्लूइड है। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव नहीं होता और वापस थोड़ा सा नेगेटिव कुछ सुनने को मिलता है 2 हफ्ते के बाद, तो हम्म। वापस रुपये में कमजोरी आएगी। तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि वेट एंड वॉच ही करिए। चलिए ठीक है। एक सर पेट्रोलियम मंत्रालय का कल बयान आता हुआ दिखा है, वो भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी या फिर कहते हैं ना कि ऑप्टिमिज्म थोड़ा सा क्रिएट कर रहा है। हुआ क्या है कि सर पेट्रोलियम जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं उनको जो गैस का एलोकेशन है उसमें 5% की और वृद्धि की गई है। अभी ऑलमोस्ट 95% के आसपास पहुंच गया। 6 महीने के औसत जो इनका कंजम्पशन होता है ना उसके हिसाब से देखें तो इनको 95% एलोकेशन सरकार की ओर से दिया गया है। जो अवेलेबिलिटी है इन्वेंट्री की और जो शेड्यूल्ड एलएनजी कार्गोस आने वाले हैं उसके हिसाब से ये फैसला लिया गया है और 9 अप्रैल से यानी कि आज से ये लागू हो जाएगा। तो सर फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है फिलहाल, स्पेशली जब हम बुआई के पहले बैठे हैं, तो इन स्टॉक्स पे या फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे क्या व्यू रखना चाहिए? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अगर फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी उनको मिलती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इनके लिए अच्छा है। क्योंकि मानसून के पहले उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो मेंटेन होगा। अभी तो हम्म। बिकॉज थोड़ा सा ये मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए इनपुट का थोड़ा रॉ मटेरियल्स की थोड़ी दिक्कत थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर इनको एश्योर किया है तो उसका मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है कि प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम्म। डेफिनेटली आज के सेशन में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ी सी एक छोटी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो सर किन स्टॉक्स पर ज़्यादा नज़र रखें? आपके पसंदीदा शेयर कौन से स्पेस में? तो देखिए मुझे लगता है कि जो ज्यादातर यूरिया डीएपी में है, जैसे चंबल है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है, आरसीएफ है, मैं समझता हूँ कि ये सारे शेयर्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी को खरीदना है तो पूरे एक शॉट में मत खरीदिए, टुकड़े टुकड़े में खरीदिए, क्योंकि मार्केट का जो मूड है वो मेरे ख्याल से अभी भी पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है। ठीक है, तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, ये आपके लिए फ़िलहाल राय है। सर कल का आपने जो मूव देखा मार्केट में उसको चलिए टू फास्ट टू फ्यूरियस हो गया हम जैसे कहते हैं, लेकिन जिसने कल का मूव भी मिस कर दिया, कल भी देखता रह गया या फिर गैप अप ओपनिंग हुई तो हिम्मत नहीं हुई लेने की, इन लेवल्स पर सर अगर किसी को फ्रेश एलोकेशन करना है मार्केट्स में या शुरुआत करनी है तो कितना पैसा लगाना चाहिए और कितना कैश फिलहाल होल्ड करके रखना चाहिए? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से अगर किसी के पास 100 रुपए है तो 20-25% लगाइए। अभी भी मैं कहूंगा कि अगले 2 हफ्ते में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि देखिए दोनों साइड्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे और इसमें कोई भी समझौता जल्दी नहीं करेगा। तो मैं कहूंगा कि 20-25% लगाइए। ज्यादातर लार्ज कैप 75% होना चाहिए और 25% मिड कैप होना चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि अगले 15 दिन में होपफुली 2 सिनारियोज है। अगर सब कुछ क्लियर होता है तो डेफिनेटली लंबी तेजी आएगी। अगर मान के चले कि कोई भी सोल्यूशन निकलता नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट्स में वापस थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो 25% लगाइए। मेरे ख्याल से एक हफ्ते भर के बाद थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी तो थोड़ा और पैसा लगाइए। और फाइनली जब सोल्यूशन होता है, 100% क्लैरिटी होती है, तभी वेट करिए मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वन साइड मार्केट भागेगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आना चाहिए।
ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि केवल 25% पैसा लगाइए, उस 25% में से भी जो 75% है वो आप लार्ज कैप में लगाइए, बाकी 25% मिड कैप में, मतलब स्मॉल कैप से दूर। हाँ, बिल्कुल, मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल कोई जल्दबाजी मत करिए। लार्ज कैप में अच्छी वैल्यू बन रही है और मैं कहूँगा कि चौथे तिमाही के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो लार्ज कैप में ज़्यादा कंफर्ट बन रहा है सर। ठीक है, लार्ज कैप में ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। 25% जो पैसा आप लगा रहे हो उसमें से 75% लार्ज कैप में और बाकी 25% जो बचा हुआ है वो आपको मिड कैप में लगाना चाहिए। स्मॉल कैप शेयरों से फिलहाल आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। सर, टीसीएस पे क्या व्यू है आपका? आज टीसीएस, जेएम ब्रेवरीज, आनंद राठी वेल्थ और राजपूताना स्टेनलेस के नंबर्स आने हैं, तो टीसीएस के रिजल्ट्स को लेकर एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, और टीसीएस को और आईटी सेक्टर को फिलहाल अप्रोच कैसे किया जाए? ये देखिए, टीसीएस डेफिनेटली नंबर्स तो ठीक ठाक दिखाएगा, बट जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि नंबर से कहीं ज्यादा मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, क्या ग्रोथ आउटलुक है, एआई से रिलेटेड क्या बदलाव आने वाले हैं, और प्लस यूएस मार्केट से इनको क्या सिग्नल मिल रहे हैं, ये बातें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो आउटलुक और कमेंट्री मैनेजमेंट की आएगी उससे अंदाजा लगेगा कि मैनेजमेंट का टोन क्या है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं वैल्यू तो बनेगी। अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल का है तो वैल्यू तो टीसीएस में अच्छी बनेगी, ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, बट कहीं ना कहीं मार्केट ग्रोथ को लेके चिंता में है, और ग्रोथ की कमेंट्री कैसे आती है वो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के बाद हमको देखने पड़ेगी। बट जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश बाइंग में कहूंगा कोई जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री आएगी उसके बाद स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा, उसके बाद अगर खरीदना है तो तब मौके बन सकते हैं। चलिए, ठीक है, परफेक्ट है। तो अब हम बढ़ते हैं खबरों वाले शेयरों की तरफ, जहाँ पे आज न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आज सबसे पहले सर एक आईटीसी होटल्स पे आपकी राय दीजिए और पूरे होटल स्पेस पर। कल हुआ क्या है कि सर जीक्यूजी पार्टनर्स ने 1.29 करोड़ शेयरों के आसपास की बिकवाली की है। 0.62% हिस्सेदारी उनकी ओर से ऑफलोड की गई है। 152 रुपये 67 पैसे का औसत भाव है, जिस पर 197 करोड़ रुपए में ये शेयर बेचे गए हैं। 2% के आसपास की हिस्सेदारी थी सर उनकी Q3 के एंड पर, यानी कि दिसंबर एंड तक, और उसमें से 0.62% उन्होंने ऑफलोड कर दिया है। सर, पहले तो मुझे इसका सिग्निफिकेंस बताइए सर, इतनी गिरावट के बाद अगर जीक्यूजी पार्टनर्स निकल रहा है इस स्टॉक से, इस कंपनी से, तो इसके मायने क्या है और करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, मेरे ख्याल से आईटीसी होटल्स मेरे ख्याल से सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन है, मुझे लगता है इंडियन होटल्स के बाद। और जिस प्रकार की इनकी पोजीशनिंग है, जिस प्रकार का इनका इन्वेंट्री है रूम्स का, मुझे लगता है कि ये सेल ऑफ से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं कहूंगा कि देखिए, जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, कम से कम साल 1.5 साल का, अच्छा मौका है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर निकल रहा है, उनकी कोई रीजंस होंगी, बट फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छा करेगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि चौथा तिमाही काफी अच्छा आएगा। 9 महीने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा नंबर दिखाया, तो होटल सेक्टर फेयरली इंसुलेटेड है और मुझे लगता है कि इनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो लॉन्गर टर्म के लिए मौका अच्छा है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि जिनको एकदम शॉर्ट पोजिशनल व्यू लेना है वो उनको ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, लंबी अवधि वाले इसमें मौका देखें, शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहें तो इसको अवॉइड करके चल सकते हैं। सर, एक समय था जब ये 180, 185, 190 के आसपास ट्रेड करता था, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था सर। फिर 150 के आसपास तो वैल्यू और भी अच्छी लग रही होगी। ये बिल्कुल, देखिए ऐसे शेयर में संदीप टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है, और मैं कहूंगा कि ये इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफा ही चलेगा, बट जिनका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है और जो कन्विक्शन और पेशेंस रखते हैं वही इन शेयर्स में पैसा बनाएंगे। ये शेयर वैसे वाला मोमेंटम वाला शेयर नहीं है कि रोज कुछ ना कुछ न्यूज फ्लो आएगा या शेयर इसमें चलेगा। इसमें अनफॉर्चुनेटली वही लोग पैसा बनाएंगे जो कम से कम 12-18 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस काफी यूनिक है, काफी स्ट्रांग है, बट टाइम लगेगा। इतना इजी नहीं है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पैसा बनाना। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा सर एक बार ना ओएमसीज पे आपकी राय दीजिए। एक्चुअली हुआ क्या है कि कल एचपीसीएल को लेकर एक खबर आई है। कल बहुत स्मार्ट मूव था सर, 13% तक ये स्टॉक चले थे, क्योंकि हमने सबने देखा कि ब्रेंट के प्राइसेस नीचे आए सीज फायर के ऐलान के बाद। तो कैबिनेट की कल बैठक हुई थी, उसमें जो इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं, 4-5 बड़े फैसले, उसमें से इनकी एचपीसीएल की राजस्थान की रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है 79,459 करोड़ रुपए का, उसको हरी झंडी दिखा दी गई है। पीएम मोदी की ओर से इसका उद्घाटन किया जाएगा, उससे पहले कैबिनेट की ओर से इसको हरी झंडी दिखाई गई है। सर, मुझे एचपीसीएल और बाकी ओएमसी स्टॉक्स पर जो करेक्शन हुआ है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से, उसके बाद अब ये स्टॉक कैसे लग रहे हैं? कल का आप मूव भी उसमें जोड़ लें अगर। नहीं, देखिए,
कल का जो रीजन था वो तो सभी को पता है कि जैसे ही सीज फायर की खबर आई, 2 हफ्ते का टाइम दिया, मार्केट्स को एक अच्छी बात लगी कि इससे क्या होगा कि ऑयल के प्राइसेस थोड़े करेक्ट हो जाएंगे, और वो हो गए भी। तो यही कारण था कि कल इमीडिएटली आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तेजी देखने को मिली। अपस्ट्रीम कंपनी जैसे ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, वहां पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। तो मैं कहूंगा कि देखिए अभी भी एक बात तो क्लियर है कि ये 2 हफ्ते का जो टाइम फ्रेम है, इसको मार्केट क्लोजली ऑब्जर्व करेगी। जो ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा पोजीशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि देखिए अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि 2 हफ्ते के बाद सब कुछ ठीक होगा। ट्रम्प साहब जिस तरह से बात करते हैं, एक दिन कुछ और दूसरे दिन कुछ और, तो मुझे लगता है कि देखिए ये 2 हफ्ते के बाद अगर मान के चले सोल्यूशन नहीं निकला तो मार्केट बहुत डिसअपॉइंट होगी। तो आई थिंक रादर देन मेकिंग अ रिस्की कॉल, थोड़ा आराम से वेट करिए। 2 हफ्ते तो कोई लंबे नहीं है, और उसके बाद पूरी क्लैरिटी आने के बाद यहाँ पे पोजीशन हम ले सकते हैं। ठीक है, भले ही महंगा खरीदना पड़ जाए, 2 हफ्ते वेट कर लें। ये बिल्कुल, देखिए मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है संदीप। देखिए अगर सभी लोग पॉजिटिव सोचते हैं और मान के चले कोई नेगेटिव सरप्राइज आ गया, तो फिर मेरे ख्याल से डेफिनेटली पूरी गाड़ी डीरेल हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कि देखिए ठीक है, आपको थोड़ा ऊपर के लेवल पे स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन कम से कम क्लियरिटी रहेगी, क्योंकि क्लैरिटी मार्केट रहेगी। क्लियरिटी के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा है। वो आएगी तो मार्केट में देन डेफिनेटली आगे का रोड अच्छा रहेगा। ठीक है। और सर ऑन द फ्लिप साइड, ये जो अपस्ट्रीम कंपनियां हैं, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी, इनमें जो गिरावट हो रही है, इसमें भी वेट एंड वॉच करें, थोड़ा और गिरने दें अगर किसी को ऐड करने भी हैं तो। देखिए अगर आपका मीडियम टर्म व्यू भी है तो कोई जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि 2 हफ्ते तो ऐसे ही निकल जाएंगे। आपको भी पता है 2 वीक्स कोई बड़ा लंबा पीरियड नहीं है। तो हाँ। ये इमीडिएटली 2 वीक्स का पीरियड जैसे जैसे नजदीक आएगा, तब मेरे ख्याल से मार्केट को थोड़ा सा अंदाजा आएगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है। अगर मान के चलिए कि 2 हफ्ते का एंड में भी अगर कोई ज्यादा एग्रीमेंट होता नहीं है, तो मार्केट उसको पहले से डिस्काउंट करेगा। तो बेटर टू वेट एंड वॉच। सर मैं अभी खबर देख रहा हूँ एक, आप जैसे कह रहे हैं ना कि बहुत एम्बिग्यूटी है, ट्रम्प साहब अभी कुछ बोलते हैं बाद में कुछ बोलते हैं। अभी खबर आ रही है ऐसी एक कि व्हाइट हाउस के जो एक ऑफिशियल की ओर से कमेंट आया सर, ये कि ईरान का जो 10 पॉइंट का सीज फायर प्लान है ना, ये जो पहले प्लान जिसपे यूएस ने एग्री किया था उस प्लान से अलग है। यानी कि ये जो 10 शर्तें हैं, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट, जिसमें लेबनान जैसे जो बाकी इनके सहयोगी हैं उन सबके ऊपर स्ट्राइक्स रोकने की बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे इनका ही दबदबा होगा, ईरान की ही कब्जा रहेगा। तो ऐसी चीज़ें तो ट्रम्प साहब अब कह रहे हैं कि हमने एग्री ही नहीं करी हैं। अब इन्होंने अपना प्लान ही चेंज कर दिया है। 10 पॉइंट जो अब हमारे सामने आए हैं, ये बिल्कुल अलग है उससे जिसको हमने एग्री किया था। तो देखिए यही तो उनकी स्पेशलिटी है कि वो हर दिन कुछ ना कुछ कहते हैं। और देखिए ऐसा है कि इनका एक्चुअली कोई फैक्टर, जो भी न्यूज उनकी आती है उसके ऊपर भरोसा कभी बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं कहूंगा कि देखिए हम तो मार्केट वाले लोग हैं, तो मैं कहूंगा कि जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं, रोज कुछ ना कुछ अगर बदलाव आता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि डिस्कशन के टाइम पे क्या होगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वेट एंड वॉच करना ही ठीक है, क्योंकि देखिए अब कम से कम 2 हफ्ते का डेडलाइन दिया है। अभी हमको पता है कि डेडलाइन में इधर ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। अगर नहीं ठीक होगा तो हम सभी लोग जानते हैं क्या होगा। तो इट इज बेटर, मैं समझता हूँ कि देखिए अभी रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क अपना मैनेज करोगे तो ही आप मार्केट में सर्वाइव करोगे। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। इसके अलावा ना सर एक बार आप मुझे पूनावाला फिनकॉप पे भी आपकी राय दीजिए। कल हमने कुछ एनबीएफसीज में बहुत शानदार मूव बनता हुआ दिखा। केस इन पॉइंट था सर कल श्रीराम फाइनेंस, जिसमें एमयूएफजी का जो अप्रूवल आया बोर्ड की ओर से, वो स्टॉक 10% ऊपर था। कल चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स भी सर आई थिंक 17% ऊपर था। अब ये पूनावाला फिनकॉप को लेकर एक खबर आई है सर कि 5,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए ये क्यूआईपी लॉन्च कर सकते हैं, और हो सकता है ये जो क्यूआईपी है वो 2 फेजेस में आए, जिसमें एक बेस इशू होगा और एक अपसाइज ऑप्शन होगा। 2,500 करोड़ रुपए के हो सकते हैं, और एक्सपेक्टेड इक्विटी डिल्यूशन सर 15% के आसपास है, और जैसा एक्सपेक्टेड होता है सीएमपी से थोड़ा डिस्काउंट पर इसका इशू प्राइस सेट किया जा सकता है। अब ये Q3 के टाइम पर सर इन्होंने बोला भी था कि 5500 करोड़ रुपए ये रेस करना चाहते हैं, और उसी के तहत ये हो भी रहा है। इस हफ्ते के एंड तक या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में ये हो सकता है कि फंड रेजिंग कंपनी की ओर से होती हुई नजर आए। सर ये क्यूआईपी इशू के को ध्यान में रखते हुए, जो कि ग्रोथ में पैसा इस्तेमाल होगा, पूनावाला फिनकॉप पे आप ज़्यादा बेट करेंगे या फिर कोई और एनबीएफसी, चाहे एमएनएम फाइनेंस हो, एलएनटी फाइनेंस हो, श्रीराम फाइनेंस हो, एलएनटी चोलामंडलम फाइनेंस हो, उन पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एंटायर एनबीएफसी स्पेस में एक्टिविटी बढ़ रही है, और अभी तो आरबीआई गवर्नर ने कोई रेट कट में कोई बदलाव नहीं किया है। मुझे लगता है कि देखिए एनबीएफसी के लिए और बैंकों के लिए
अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में इंफ्रा, उसके बाद कॉर्पोरेट कैपेक्स, उसके बाद वर्किंग कैपिटल, ये सारे रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर एनबीएफसी की बात करते हैं तो श्रीराम फाइनेंस है, उसके बाद मैं समझूंगा कि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में बजाज फाइनेंस है, उनका भी बिजनेस आउटलुक बहुत अच्छा आया है। मैं समझता हूँ कि देखिए आरबीएल बैंक में किस प्रकार की प्राइसिंग होती है, किस प्रकार का, उन्होंने ऑलरेडी क्या है कि 15% डाइल्यूशन है, लेकिन शायद एक साथ नहीं हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करें एक बार, ये क्यूआईबी होने दीजिए, क्योंकि नॉर्मली क्यूआईबी के बाद स्टॉक में थोड़ी गिरावट आती है। तो हम्म। हमको कोई जल्दबाजी नहीं करने, अगर बैंक अच्छा है लेकिन अगर सस्ते भाव में मिलता है तो वो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, बट फ्रेश बाइंग आरबीएल बैंक में इमीडिएटली ना करें, क्योंकि ट्रेडिशनली हमने देखा है जब भी कोई क्यूआईपी होता है उसके बाद स्टॉक गिरता है और निचले भाव से आपको मिलने की पॉसिबिलिटी मिलती है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार सर बॉश को भी देखिए, बॉश को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है कि ये बॉश चेसिस सिस्टम्स इंडिया बीसीएसआई का 100% स्टेक खरीद रहे हैं 9,068 करोड़ रुपए की रकम में। 7 जुलाई तक ये सौदा पूरा होने की उम्मीद है। अब इस डील से होगा क्या कि बीएससीआई की जो एक तो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है इनका एबीएस और ईएससी, उसका इंटीग्रेशन होगा कंपनी के साथ, और इनकी जो सेफ्टी टेक्नोलॉजीज हैं वो भी कंपनी के पोर्टफोलियो में इंटीग्रेट होती हुई नजर आएंगी। तो होगा क्या कि इंडिया में बॉश का जो लोकल आरएनडी और जो मार्केट पोजीशन है वो काफ़ी हद तक मजबूत होता हुआ दिखेगा इस डील के तहत। तो इसका आज इम्पैक्ट सर आप बॉश के स्टॉक पर देखते हैं किस तरह से, और कैसे अप्रोच करें इस स्टॉक को? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अच्छी बात है, ये सब डीमर्जर हो रहा है और इसका मतलब थोड़ी बहुत और वैल्यू अनलॉकिंग आएगी। बट मैं कहूँगा कि जो भी है मेरे ख्याल से पूरी तरह से जो माइन्यूट डिटेल्स है वो अभी आना बाकी है। तो मैं कहूँगा कि एक बार ये क्वार्टर के नंबर भी आने दीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुनते हैं। हम्म। जिनके पास है वो होल्ड करे, फ्रेश खरीदने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ न्यूज़ फ्लो आया है। इसके ऊपर क्या बेनिफिट होंगे मटेरियल टर्म्स में, किस प्रकार से वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स को होगी, ये थोड़ा सा मामला मेरे ख्याल से एक फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद इनके लिए तो शायद फर्स्ट जनवरी टू मार्च इनका मेरे ख्याल से पहला तिमाही होगा, क्योंकि ये दिसंबर ईयर एंडिंग वाली कंपनी है। तो हम्म। ये नंबर आने के बाद थोड़ी क्लैरिटी आएगी, तो तब तक होल्ड करें। ठीक है, ओके, तब तक आप चाहें तो इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अच्छा सर, एक डिलीवरी पे मुझे आप राय दीजिए। कल जो ब्लॉक डील्स हुई है ना, उसमें एक तो हमने ये आईटीसी होटल डिस्कस कर लिया। एक बल्क डील के जरिए सर डिलीवरी में नेक्सस वेंचर्स ने कल 1,100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,04,00,000 शेयरों की बिकवाली की है सर। 442 रुपये का रेट है जिस पर ये शेयर बेचे गए हैं नेक्सस वेंचर्स की ओर से, और इसी में निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की ओर से कुछ 45,75,000 शेयर खरीदे गए इसी भाव पर 442 रुपये के रेट पर। सर डिलीवरी में आपका व्यू, ये जिस तरह से कुछ हाथ बदल रहे हैं, बड़े निवेशक की एंट्री और एग्जिट हो रहे हैं? नहीं, देखिए लॉन्गर टर्म में तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल है, और डिलीवरी ने बहुत समय के बाद अभी प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक पकड़ा है। इनकी जो स्पेशलिटी है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सप्लाई लॉजिस्टिक में काफ़ी बड़े प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है कि नज़रिया अगर आपका साल डेढ़ साल का है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी अच्छा काम करेगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक एक रेंज में रहे, लेकिन डेफिनेटली अच्छी बात है कि बड़े इन्वेस्टर्स ने अभी एंट्री की है, तो ऑब्वियसली हम्म। ऐसे इन्वेस्टर्स जब आते हैं तो कम से कम डेढ़ 2 3 साल का आउटलुक लेके ही वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा सर, इसी अगर हम डेटा की बात करें ना, तो इसमें एक यूफ्लेक्स का स्टॉक देखिए सर। कल हुआ क्या है कि फर्स्ट वाटर फंड ने 340 रुपये के रेट पर इसके 7.5 लाख शेयर एक्वायर किए हैं सर यूफ्लेक्स के। पैकेजिंग स्पेस की कंपनियों की जहाँ तक बात है सर, तो वैसे कंसर्न है इस चीज़ को लेकर कि इनके कॉस्ट एस्केलेट होते हुए नजर आएंगे अगर क्रूड जैसी चीज़ें या फिर जो बाकी रॉ मटेरियल की अगर सप्लाई में कुछ इशू आता है तो। यूफ्लेक्स में सर ये जो बड़े निवेशक की एंट्री हुई है, 7.5 लाख शेयर खरीदे गए हैं, क्या उसके बाद यहाँ पर और भी खरीदारी की जा सकती है इस चीज़ को देखकर कि बड़े निवेशक एंट्री कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए एक ओवरऑल पैकेजिंग स्पेस में यूफ्लेक्स काफ़ी बड़ा प्लेयर है और काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट्स यानी एफएमसीजी कंपनीज को ये सर्विस करते हैं। अगर मान के चलिए क्रूड 85-90 डॉलर तक आता है तो मेरे ख्याल से जो भी रॉ मटेरियल के पेयर्स है वो निकल जाएंगे, और मार्केट यही बात पे पॉजिटिव है कि ये 2 हफ्ते का जो सीज फायर हो गया इसके बाद कोई सोल्यूशन निकलता है, अगर क्रूड वापस 85-90 डॉलर तक आता है तो इनके लिए मेरे ख्याल से वॉल्यूम ग्रोथ तो अच्छा रहेगा। देखिए सारे एफएमसीजी कंपनीज ने आउटलुक पॉजिटिव बोला है, वॉल्यूम ग्रोथ भी कहा है कि अभी आने वाले 3-4 महीने में अच्छा होगा, क्योंकि रूरल डिमांड अच्छी है, इंटरेस्ट कट हो चुके हैं, जीएसटी कटा हुआ है।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इसमें लंबी अवधि के लिए अगर किसी को चाहिए तो डेफिनेटली छोटी पोजीशन बनाएं। बट ये इवेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इवेंट अगर पॉजिटिव फ्रक्टिफाई होता है तो थोड़ी और लंबी तेजी यहाँ पे दिख सकती है। ठीक है सर, मुझे एक बार अपना ना आप CDSL और NSDL पे व्यू दीजिए। कल शाम को FY26 यानी कि 2025-26 के जो डीमैट एडिशन के आंकड़े हैं ना वो भी रिलीज हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा स्लो डाउन है सर, जो नए डीमैट खाते खुलते हैं या डीमैट एडिशंस होते हैं। करीब 3.25 करोड़ के आसपास नए डीमैट खाते खुले हैं सर 2025-26 की जहाँ तक बात है। उससे पिछले साल की बात करें, नंबर बहुत ऊंचा था सर, 4 करोड़ 11 लाख का वो नंबर था, जिसके मुकाबले इस बार जो नंबर आया है ऑलमोस्ट 22% नीचे आता हुआ दिखा है। जो इस साल का नंबर आया ना, जरा वो नंबर भी दिखा दीजिए। ये लेटेस्ट पिछले साल का नंबर था 4 करोड़ 11 लाख खातों का। इस बार जो नंबर आया सर 3 करोड़ 21 लाख नए डीमैट खाते खोले गए हैं 2025-26 में। 22% के आसपास की डी ग्रोथ है, यानी कि स्लो डाउन है। पिछली बार का नंबर रिकॉर्ड नंबर था, 4 करोड़ के ऊपर के जो डीमैट खाते खुले थे, उससे एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। सर, इन नंबर्स को कैसे समझा जाए और CDSL NSDL को कैसे अप्रोच करें? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए सारे बिजनेसेस में ऐसा कभी होता नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन से ही मार्केट और बिजनेस बढ़ता है। देखिए सबसे बड़ी बात, अभी जो नए निवेशक मार्केट में आए हैं ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, पोजिशनल ट्रेडर्स है। तो जब भी मार्केट का सेंटिमेंट खराब होता है तभी नए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और इन्वेस्ट पोजिशनल वाले लोग हैं वो थोड़ा सा कम काम करते हैं। बट जिनको इंडियन कैपिटल मार्केट से वेल्थ क्रिएशन करना है, देखिए 150 करोड़ की आबादी में हम अभी 15-16 करोड़ डीमैट अकाउंट है और ये तो बहुत ही कम फिगर है। अगले 3-4-5 साल में मुझे लगता है कि कंफर्टेबली आगे चल के 15-16 करोड़ से कम 20-22 करोड़ डीमैट अकाउंट होंगे। तो ये लंबा रनवे है। जिनको पैसा बनाना है लॉन्ग टर्म में तो वो तो डीमैट अकाउंट जरूर खोलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है ये दोनों स्टॉक्स के ऊपर, तो अभी भी मेरे ख्याल से मौके अच्छे हैं। देखिए ये कंपनीज को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना रॉन्ग रहेगा। आपको 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे निवेशित रहना है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए, इस बीच बाजार खुलने का समय हो गया है। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे ना, तो एक्सपेक्टेड था कि 28,000 के आसपास हम खुल सकते हैं, जैसा गिफ्ट निफ्टी में इंडिकेशन था। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में बाजार में थोड़ी घबराहट और बढ़ती हुई दिखी है। तो 23,850 के आसपास के लेवल्स हैं आपको, जहां पर निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो हम खुले थे 23,909 के लेवल पर, उसके बाद हम 23,922 तक भी गए थे। यानी कि हम जैसा एक्सपेक्टेड था उसके थोड़ा सा नीचे खुले। उसके बाद थोड़ा सा एक बाउंस बैक देखने की कोशिश की हमने, लेकिन बाद में आप देखिए मार्केट्स पे प्रेशर बनता हुआ दिखा हाई लेवल से फिर से। और नीचे में हमने 23,815 का एक जो लो है ना, वो भी आज के सेशन में दिखा है। तो खुलते ही काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने मार्केट्स में बनती हुई देखी है। जैसे मैंने आपको कहा, कल की एक मूव बहुत बड़ी थी और एम्बिग्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। सीज फायर को लेकर अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली क्रूड, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, तो बाजार में थोड़ी सी घबराहट तो आज देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट होगी शायद ही कोई मान के चल रहा था। हम 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ खुलना चाहिए था हमें। 100 पॉइंट 90 पॉइंट की गिरावट के साथ हम खुले और उसके बाद आप देखिए 23,815 तक भी हम फिसले थे। अच्छी बात यह है कि लो लेवल से कुछ खरीदारी भी देखने को मिली, यानी कि मौके भी ढूंढे जा रहे हैं कि अगर कोई भी करेक्शन मिल रहा है तो इन डिप्स को बाय भी किया जा रहा है। ये हो गई निफ्टी की बात। अब आइए आप बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो कल हम 55,700 पर बंद हुए थे। आज हमारी ओपनिंग हुई 55,500 पर, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ। उसके बाद आप देखें तो 55,583 तक भी हम गए, लेकिन बाद में 55,247 का हमने लो भी टच किया। तो लो लगाने के बाद अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी में भी कुछ खरीदारी का रुझान, 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हमने यहां पर भी बनती हुई देखी है। तो सर, गिरावट हो रही है, थोड़ी बहुत घबराहट है मार्केट में, लेकिन लोअर लेवल्स पे डिप्स को बाय भी किया जा रहा है। तो सर, अगर कोई 2-4-5 दिन या फिर इस 14 दिन का पीरियड लेके चल रहा है, स्विंग ट्रेड अगर उसकी किसी को बनाना है, तो क्या ये निफ्टी के सही लेवल्स हैं? 24,000 के नीचे मिल रहा है या 23,900 के आसपास? नहीं, आई थिंक सही लेवल कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए मैंने जैसे कहा कि अगर मान के चलिए पूरा सोल्यूशन पॉजिटिव होता है तो फिर वापस आपको 800-1000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। हम्म। बट अगर मान के चलिए कि अगर मामला बिगड़ता है, कुछ सोल्यूशन निकलता नहीं है, तो मामला उल्टा भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि देखिए जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, अपने स्टॉप लॉसेस टाइट रखिए, क्योंकि देखिए आपको एंट्री एग्जिट ऐसे टाइम पे बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि बैंक्स है, उसके बाद ऑटोज है, उसके बाद कैपिटल गुड्स है, आईटी कंपनियां है,
यहाँ पे आपको अच्छे मोमेंट्स मिलेंगे और प्लस रिजल्ट सीजन के ऊपर फोकस करिए, जहाँ पे भी नतीजे अच्छे आएंगे वहां पे डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपटिक देखने को मिलेगा। तो ये शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी रहेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये पूरा जो मामला है, सोल्यूशन जो निकलने वाला है, इसका इंतजार करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उसके बाद आप अपनी पूरी पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बैंक्स, ऑटो, आईटी और कैपिटल गुड्स, ये 4 सेक्टर्स है जहां पर आप बीटन डाउन नेम्स को अप्रोच कीजिए। हाँ, बिल्कुल, मेरे ख्याल से यहाँ पे मौके अच्छे मिलेंगे और रिजल्ट्स के ऊपर भी फोकस करिए। जहाँ पे भी रिजल्ट्स अच्छा आएगा, वहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि आपको पॉजिटिव अपटिक देखने को मिल सकता है। इस बीच आपको बता दूं सर, एक अपडेट ये भी आ रहा है, इजराइल ने तो पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर मानने से भी इनकार कर दिया। जो मीडिएटर का रोल पाकिस्तान की ओर से निभाया जा रहा है ना सीज फायर के लिए, इजराइल ने उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, सिरे से उसे नकार दिया है और ये तक कह दिया है कि वो एक क्रेडिबल प्लेयर नहीं है सर। डेवलपमेंट्स ऐसे आ रहे हैं ना कि कुछ भी पॉजिटिव अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि उसीलिए मार्केट में ये जो सोल्यूशन की बातें हो रही है, थोड़ा सा आपको ऑलवेज कॉशियस रहना ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए अगर मामला बिगड़ गया तो आप सोच लीजिए कि कल की जो लंबी तेजी हो गई थी उसका क्या होगा। तो आई थिंक अभी भी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल थोड़ा सा अभी लंबा दिख रहा है, और थोड़ा सा इंतजार करिए। हफ्ते 10 दिन के बाद मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। अभी तो कल का पहला दिन है डिस्कशन का, तो आफ्टर 8 to 10 डेज उसके बाद आपको पता चलेगा कि मामला कहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल, कल की जो तेज़ी है ना सर, दिक्कत तो वही है ना, तेज़ी बहुत ज़्यादा, एक ही समय एक ही दिन में इतनी बड़ी तेज़ी हो गई। 5 साल की एक दिन की सबसे बड़ी तेज़ी हमने निफ्टी बैंक में कल के सेशन में बनती हुई देखी। तो सर वही एक दिक्कत की बात है कि बाजार बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया इसको लेकर। या तो यूँ कहें कि अब 40 दिन के आसपास का एक फेज़ था जो कि मार्केट ने गिरावट में बिताया या फिर ओवरसोल्ड बिताया या फिर बिकवाली में बिताया। तो एक कहते हैं ना कि रिस्पाइट आई, जैसे स्प्रिंग दबा हुआ था, वो जैसे ही उछला तो एकदम सारी जो बाइंग है या फिर जो शॉर्ट कवरिंग है वो एक साथ एक्टिव होती हुई दिखी। इस वजह से इतना बड़ा मूव बनता हुआ दिखा भी है। तो इसीलिए बार बार ये जो बात बोली जा रही है ना, इससे ये मतलब नहीं है कि बेरिश साउंड करने की कोशिश है, केवल कॉशियस रहिए, सतर्क रहिए। जैसे आपको सर भी कह रहे हैं 8 से 10 दिन वेट कर लीजिए, थोड़ा सा अगर इंतजार करने के बाद ऊपर भी लेना पड़ जाए क्लैरिटी के साथ, उसमें कोई हर्ज नहीं, बजाय इसके कि आप इन लेवल्स पर लें और बाद में फंस जाएं या फिर कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे आपका पैसा फिर से नीचे जाने की जो एक आशंका है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखे। चलिए, ये कुछ इंडेक्स की बात हो गई। अब हम कुछ स्टॉक्स की बातचीत करते हैं, बढ़ते हैं हॉट स्टॉक्स की तरफ जहाँ पे ज़्यादा एक्शन है और दर्शकों के सवालों को भी एड्रेस करते हैं। कुछ गेनिंग स्टॉक्स की बात करूं तो सर आज फैक्ट जैसा एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको बताया भी, खबर जो आई है उस वजह से हम देख रहे हैं कि एलोकेशन बढ़ा है। तो फैक्ट में आज करीब 8% के आसपास का मूव है, स्टॉक का करीब 8 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम्स के साथ मूव करता हुआ दिख रहा है। दूसरा एक होनासा कंज्यूमर, सर वॉल्यूम देखिए ऑलरेडी 5-7 मिनट का ट्रेड हुआ है, 20 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम इसमें हो चुका है। होनासा कंज्यूमर में सर क्या राय देंगे आप 330-31 के आसपास? दिसंबर क्वार्टर के काफी अच्छे थे। आई थिंक ये स्टॉक भी एक बहुत ही ग्लैमरस स्टॉक था। मुझे याद है आईपीओ के टाइम पे बहुत इसमें हल्ला हुआ था आपका वैल्यूएशन को लेके, और ओएफएस का जो कंपोनेंट था। तो मेरे ख्याल से देखिए मार्केट अभी नंबर्स को अगर देखेगी तो दिसंबर क्वार्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आने वाले क्वार्टर में क्या आउटलुक रहेगा, किस प्रकार से ग्रोथ होगा, मेरे ख्याल से चौथे तिमाही का नंबर अभी आना एक्सपेक्टेड है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से देखिए जो क्लियरिटी फोर्थ क्वार्टर के बाद मिलेगी उसके बाद ही स्टॉक में प्रॉपर डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। तब तक कोई बड़ी छलांग और तेजी इमीडिएटली मुझे नहीं लगता है आएगी। बट हाँ, जिनके पास है वो होल्ड करे, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर बहुत कंफर्टिंग था, नंबर्स अच्छे थे, और ऑब्वियसली फोर्थ क्वार्टर में अगर वही वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी मेंटेन करती है तो और थोड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो नई खरीदारी के लिए Q4 के नंबर्स का वेट कर लें? हाँ, बिल्कुल, देखिए अभी कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये कंसिस्टेंट नहीं थी, और अगर 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे आते हैं तो मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आगे का भी रोड मैप थोड़ा अच्छा है। ठीक है, एक ना सर मुझे केईसी इंटरनेशनल पे आपकी राय दीजिए। केईसी इंटरनेशनल या फिर एलएनटी, ये वो कंपनी है सर जिनका खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। कल भी हमने अच्छा रिस्पाइट देखा केईसी में भी, एलएनटी में भी। इन लेवल्स के आसपास सर जो रिकवरी हो चुकी है लोअर लेवल से, अब एलएनटी और केईसी इंटरनेशनल कैसे नज़र आ रहे हैं अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो?
नहीं, बिल्कुल देखिए, ये दोनों कंपनीज़ काफ़ी दिग्गज कंपनीज़ है। एल-एन-टी तो क कल के सत्र में काफ़ी अच्छा बाउंस दिखा चुका है। हम्म, केईसी में भी अच्छा एक बाउंस आ गया और दोनों कंपनीज़ के पास बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है, अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है और हम्म, मुझे लगता है कि देखिए कहीं न कहीं मुझे भी लगता है कि वॉर लंबा नहीं चलेगा बट हम्म, अगर चलता भी है तो इनके पास काफ़ी बफ़र्स है। तो मैं हम्म, कहूँगा कि देखिए दोनों स्टॉक्स में आपको खरीदना है तो एक छोटा-छोटा टुकड़े में खरीद लीजिए। पूरी क्वांटिटी खरीदने का इमीडिएटली प्लान मत करिए क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। तो 20-25% अभी खरीद लीजिए और एक 8-10 दिन के बाद दूसरा 20-25% खरीद लीजिए। हम्म, क्योंकि नंबर्स तो डेफिनिटली Q4 के अच्छे आएँगे लेकिन ऑब्वियसली वॉर अगर लंबा चला तो डेफिनिटली थोड़ी-सी दिक्कत बढ़ने में लगेगी बट लॉन्गर टर्म अच्छी कंपनी है। ठीक है। एक सर आप मीशो भी देखिए, जब हम सारी ये न्यू एज कंपनीज की बात कर ही रहे हैं, वीएलएम बालाजी कह रही हैं कि 155 रुपये का टारगेट हिट हुआ है, 140-145 की रेंज में हमने कहा था। सर मीशो इन लेवल्स के आसपास कैसा लग रहा है? आज भी 0.3% ऊपर है। देखिए, मीशो में मुझे तो लगता है कि देखिए अभी तो नैरेटिव चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये कंपनी अभी भी कोई मुनाफ़ा कमाती नहीं, प्रॉफ़िट नहीं। तो ऐसी कंपनीज़ में जब आप पैसा लगाते हो तो प्योरली नैरेटिव के ऊपर ही सब कुछ चलता है। तो मैं कहूँगा कि देखिए जिनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं, वही एंटर करें। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कोई जल्दबाज़ी नहीं है। ऐसी कंपनीज़ में देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग जब तक कैश फ्लो बनता नहीं है, ऑपरेटिंग एबिटा माइनस होता है, मुझे लगता है कि ये कंपनीज़ डेफ़िनेटली थोड़ी-सी दिक्कत आगे हो सकती है अगर नंबर्स प्रॉफ़िटेबल पॉज़िटिव होता नहीं है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कैन ट्राई बट लॉन्गर टर्म में मुझे नहीं लगता है इसमें एंट्री करनी चाहिए। ठीक है। एक सर आप विमता लैब्स भी देखिए, इस पे वीएलएम वाला कह रही हैं कि हमारा 450 रुपये का टारगेट हिट हुआ है। जिन्होंने इनके कहने पे लिया था 50% क्वांटिटी आप बुक कर लीजिए, बाकी आप सेकंड टारगेट के लिए वेट कर लीजिए। तो 450 पे चाहें तो आप अपना 50% मुनाफा बुक कर लें। रिस्क एपेटाइट आपका कम है तो आप चाहें तो पूरा भी बुक कर सकते हैं, लेकिन दूसरे टारगेट के लिए आपको इसमें रुकना चाहिए। विमता लैब्स में सर अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या इस स्पेस में एंटर किया जा सकता है? नहीं, थोड़ा निचले लेवल पे एंटर करिए। मैं समझता हूँ कंपनी अच्छी है, हैदराबाद बेस्ड है और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में काम करती है, तो कहीं न कहीं वैल्यू ज़रूर बनेगी बट मेरे ख्याल से थोड़ा स्टॉक को हल्का होने दीजिए और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर आपको फिर भी खरीदना है, तो मेरे ख्याल से एसआईपी अप्रोच करिए और नज़रिया कम से कम डेढ़ 2 साल का रखें। ठीक है। एक सर मुझे अदानी ग्रुप के शेयरों पर भी आपकी राय दीजिए। कल वो एसईसी वाला जो मामला है सर यूएस की कोर्ट में, उसको लेकर कुछ डेवलपमेंट्स हुए। कल आपने देखा किस तरह से डबल डिजिट मूव्स हमने अदानी ग्रीन के स्टॉक में देखे, सारे स्टॉक पॉजिटिव थे। सर इस एंटीसिपेशन में क्या अदानी ग्रुप के शेयरों में अभी खरीदारी करनी चाहिए, या फिर जो हाल का अपमूव आया है उसके बाद थोड़ा डिप्स का वेट करें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अडानी ग्रुप में ग्रोथ को लेके मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है। सारे कंपनीज़ उनकी ग्रोथ को लेके बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है। तो मैं कहूँगा कि देखिए ऐसी कंपनीज़ में भी एक थोड़ा ग्रेजुअल स्टैगर्ड बाइंग करके ही खरीद लीजिए और नज़रिया कम से कम डेढ़ 2 साल का रखिए। देखिए अडानी ग्रुप ऐसे सेक्टर्स में है जहाँ पे हम कहेंगे कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज़ में है। तो ये सेक्टर्स तो कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे, इंडिया ग्रो करेगा तो ये कंपनीज़ भी ग्रो करेंगी। तो मुझे लगता है डेढ़ 2 साल का नज़रिया के लिए यहाँ पे एक स्टैगर्ड अप्रोच से पैसा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका शॉर्ट टर्म व्यू होगा तो ऑब्वियसली आपको स्टॉप लॉसेस यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे। सर आपके पसंदीदा शेयर इस स्पेस में से? देखिए, हमको तो अडानी पोर्ट्स पसंद है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि अडानी टोटल गैस मुझे लगता है काफ़ी अच्छा विकल्प है। हम्म, अडानी ग्रीन में भी अगर किसी का नज़रिया डेढ़ 2 साल है, तो यहाँ पे भी थोड़ा निवेश कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि देखिए ये 2-3 कंपनीज़ ऐसे सेक्टर में काम कर रही है, जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है और हम्म, रनवे बहुत बड़ा है। हम्म। ठीक है। और अदानी एंटरप्राइजेस में, सर अदानी एंटरप्राइजेस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इनका वो जेपी एसोसिएट्स वाला मामला भी चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, और ये स्टॉक सर अंडर परफॉर्मर है। अंडर परफॉर्मर जब मैं कह रहा हूँ ना सर, तो आप देखिए इस साल अब तक इस स्टॉक में 10% के आसपास ही गिरावट है, और पिछले एक साल में भी आप देखिए तो 6% के आसपास का आपको फॉल ही नजर आएगा। कहाँ ये 2612 रुपये का इसका 52 वीक हाई था। अभी ये कल का मूव काफ़ी अच्छा था, इस वजह से 2000 के ऊपर आपको दिख रहा है, लेकिन काफ़ी लंबा समय है जिसने 1800-1900 के आसपास बिताया। तो सर वैल्यू वाइज अगर देखा जाए तो अदानी एंटरप्राइजेस या फिर जो आपने स्टॉक्स बोले हैं अदानी पोर्ट्स, एटीजीएल, अदानी ग्रीन, इन पे ही फोकस करें? नहीं देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज़ तो होल्डिंग कंपनी है ग्रुप की और हम्म, ऑब्वियसली सारे कंपनीज़ अगर ग्रुप में पड़ती है, तो अडानी एंटरप्राइजेज़ का भी वैल्यू बनेगा। हम्म, प्लस इनका जो एयरपोर्ट बिज़नेस है, वो भी मेरे ख्याल से अडानी एंटरप्राइजेज़ में फैक्टर्ड इन है। तो देखिए, अगर आपका नज़रिया 2-3 साल का है, तो अडानी एंटरप्राइजेज़ आल्सो कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। बट हम्म। यहाँ पे नज़रिया थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना है।
ठीक है, ओके। तो अगर कम से कम 1.5 से 2 साल या 2 से 3 साल का नज़रिया है तो आप अदानी ग्रुप के इन शेयरों पर ज़रूर फोकस करके चल सकते हैं। फंडामेंटली सर, एक आईएफसीआई पे आपकी राय मुझे चाहिए थी। वो एनएसई के आईपीओ की वजह से ना स्टॉक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आता है। हाल फिलहाल ये 70-72 तक भी गया, वहाँ से 74 74.5 तक गया था, वहाँ से करेक्ट होकर वापस 56 रुपये के आसपास आ गया। अगर किसी को सर एनएसई के आईपीओ को प्ले करना है तो क्या आईएफसीआई के जरिए प्ले किया जा सकता है इन लेवल्स पर? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए फ्रैंकली आईएफसीआई का कितना वैल्यू अनलॉकिंग होगा, क्योंकि हम्म। डेफिनेटली बहुत समय से ये मैटर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जी। मुझे लगता है कि देखिए अभी तो एनएससी ने कहा है कि शायद अप्रैल या मई या जून तक वो फाइल करेंगे। हम्म। उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ी क्लैरिटी आएगी, तो जिनके पास है वो मेरे ख्याल से होल्ड करे, बट इमीडिएटली जल्दबाजी मत करे, क्योंकि देखिए जो वैल्यूएशन एनएससी का बनेगा और इसमें से कितने शेयर आईएफसीआई डाइवर्स्ट करता है, मोनेटाइजेशन करता है, ये सारी बातें अभी क्लियर नहीं है। तो मैं कहूंगा कि जिनके पास है वो होल्ड करे, और उसके बाद मेरे ख्याल से एक बार ये एनएससी की फाइलिंग आती है, उसके बाद क्लैरिटी आने के बाद निवेश के मौके बनेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे सर, या तो कुछ ऐसे सेक्टर स्टॉक्स आप बताइए जहां पे फिलहाल पैसा लगाना चाहिए, जैसे आपने कुछ सेक्टर्स अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किए भी थे, या फिर आप मुझे ये बताइए अगर बैंकों में ही, जैसे आपने कहा भी, जो आपने बैंकिंग, आईटी, ऑटो और एक कैपिटल गुड्स की बात की थी, उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे निजी बैंकों पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप, या फिर एसबीआई जैसे दिग्गजों पर जो कि पीएसयू लीडर हैं? नहीं, देखिए दोनों बैंकों का, दोनों प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में ग्रोथ है। आईसीआईसीआई बैंक हमको काफी पसंद है। हम अभी भी एचडीएफसी बैंक पे कॉशियस व्यू रखेंगे। मुझे लगता है देखिए नंबर्स तो Q4 के अच्छे आएंगे, क्योंकि बिजनेस आउटलुक काफी अच्छा था। लेकिन किस प्रकार से रिस्क रिवॉर्ड आगे आता है वो देखना पड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक में डेफिनेटली अच्छी वैल्यू है, क्योंकि उनकी सारी सब्सिडरीज, उनका कोर बैंकिंग बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। हम्म। सरकारी बैंक्स में मुझे लगता है कि अभी भी मौके अच्छे हैं। एसबीआई की बात करें या बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, तो ये डेफिनेटली अच्छी है। और छोटे बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी मुझे लगता है काफी अच्छा पोजीशनड है। हम्म। तो देखिए ऐसे बास्केट को आप क्रिएट करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले साल 1.5 साल का नजरिया कोई लेता है तो बैंकिंग अच्छा आउट परफॉर्मर सेक्टर साबित हो सकता है। ठीक है, 1 से 1.5 साल का व्यू अगर आप लेके चलें तो बैंकिंग बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। बस मुझे सर एक आईटी वाला और बता दीजिए, चूंकि हम टीसीएस के नंबर्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिग्गजों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए अभी, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं आईटी स्पेस से, उन पे ज़्यादा नज़र रखें? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से देखिए आईटी में लार्ज कैप पे ही कंफर्ट है। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये कंपनीज मुझे लगता है कि अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सेकंड टायर आईटी कंपनीज अच्छी नहीं करेंगी, लेकिन मान के चलिए कि अगर इन कंपनीज ने नंबर अच्छे दिखाए तो हम्म। उसका असर आपको छोटे मिड टायर आईटी कंपनीज पे देखने को मिलेगा। तो वहां पे भी अच्छे नाम है, जैसे परसिस्टेंट है, टेक महिंद्रा है। मैं कहूंगा कि देखिए यहाँ पे कोफॉर्ज भी है। तो ग्रोथ तो डेफिनेटली है, लेकिन अभी लार्ज कैप पे ज्यादा कंफर्ट। लार्ज कैप में ज़्यादा कंफर्ट है, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स पर, इन पे आप ज़्यादा फोकस करके चलिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश सर, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाने से पहले सर कोई डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स को लेकर हमने बातचीत की है, चर्चा की है? हाँ, इनफैक्ट देखिए संदीप, जो भी स्टॉक्स हमने आपके शो पे बात की है, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने वही शेयर बताए। हम्म। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे सर।